तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आईटीएफ की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। relation and functions everything. पहले आईटीएफ पढ़ लो, उसके बाद रिलेशन फंक्शन अलग है, उसको भी कराएंगे। ठीक है, ठीक है सर। ये छोटा सा फंक्शन वो है, एक्चुअली डिलीट कर दिया ना इसमें से, मैंने शॉर्ट में लिख दिया आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि आपका बहुत सारा पार्ट जो है ना इस साल भी डिलीट कर दिया गया उसमें। अब जो हमारा आईटीएफ था वो बहुत छोटा हो गया है, यानी कि आपकी जस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज इन्वॉल्व है और ग्राफ इन्वॉल्व है, बस इतना किया, सारा हटा दिया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, चलिए खैर एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी हम अवेयर हैं, हम जानते हैं उसमें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा साइन की। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये मैंने लिया। ठीक है, इसके अगर हम ग्राफ की बात करें, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, तो इससे तो हर स्टूडेंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फैमिलियर होता ही है, क्योंकि इस ग्राफ को वो बचपन से बनाता हुआ आता है। कुछ ऐसी लहरें सी उठती हैं और ऐसा ही कुछ इधर भी होता है, लाइक दिस। ठीक है, अब ये जीरो, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां से यहां तक का इंटरवल π/2, और पीछे अगर मैं आ जाऊं तो -π/2, मतलब ये यहां है एक्चुअली -π/2। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहां से हटा देते हैं इसको, यहां तक। साइन के बारे में आप लोग जानते हो कि साइन 90 अपनी मैक्सिमम वैल्यू गेन करता है और वो आपकी 1 होती है। वहीं अगर हम -π/2 पे साइन को इवेल्युएट करें तो उसकी वैल्यू -1 होती है। यहां अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, डोमेन जितनी भी वैल्यू वो एक्स पे ले सकता है, यानी ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, ये हमारी डोमेन की जनरल डेफिनेशन होती है। तो अगर केवल साइन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो साइन तो ऐसे बढ़ता जाएगा ना, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी, यानी कि -∞ से लेके +∞ तक चला जाएगा और एक्स की सभी वैल्यू को वो कंटेन कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं केवल साइन की डोमेन की बात करूं तो वो तो सेट ऑफ रियल नंबर होगी ही होगी, क्योंकि एक्स उसने पूरा कवर कर दिया -∞ से +∞ तक। लेकिन यहीं अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज का मतलब है कि उसने y को कहां से कहां तक कवर किया। उसने y को, y एक्सिस को कहां से कहां कवर किया, -1 से लेके 1 तक कवर किया। आप x को कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना रख लो, लेकिन साइन साइन हमेशा -1 और 1 के बीच में ही ओसिलेट करेगा, टॉगल करेगा। मैक्सिमम जाएगा 1 तक, मिनिमम जाएगा -1 तक, इसी के बीच में झूलेगा। ठीक है, तो ये इसकी हुई रेंज। अब अगर हम इसके इनवर्स की बात करें तो इसको मैं थोड़ा सा अगर और ग्राफ को आगे बढ़ाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, लाइक दिस, कुछ ऐसा दिखेगा। इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये देखने के लिए कि क्या इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, तो किसी भी आईटीएफ के लिए, यानी कि किसी भी फंक्शन के लिए, नॉट इवन आईटीएफ, किसी भी फंक्शन के लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसकी दो शर्तें होती हैं, दो कंडीशंस हैं। क्या क्या है? पहली कंडीशन ये है कि वो फंक्शन 1 1 होना चाहिए, यानी कि 1 1 मैपिंग होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि करस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर विल बी ए यूनिक वाई, ये होना चाहिए, यानी कि 1 1 की मैपिंग होनी चाहिए। और दूसरा वो ऑन टू होना चाहिए।
ऑन टू का मतलब ये होता है कि रेंज ऑफ द फंक्शन एग्जैक्टली इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, कोडोमेन ऑफ एफ। यानी कि रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ वाई, या सेट ऑफ इमेजेस भी आप कह सकते हो, या सेट ऑफ एक्स इमेजेस भी कह सकते हो। यानी जो इमेज का सेट होता है, मतलब कुछ इस तरीके से अगर हम इसको समझे, मान लिया ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट हैं लाइक 1 2 3 4, इधर कुछ एलिमेंट हैं से ए बी सी डी। तो इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके एक और केवल एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, यानी 1 1 मैपिंग होनी चाहिए। और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, इसका तो बचेगा ही नहीं। ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब रेंज क्या हुई यहाँ पे? अगर मैं रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करूं, तो जो इमेजेस का सेट है ना, वही तो रेंज है, मतलब ए बी सी डी। और यहीं अगर मैं कोडोमेन की बात करूं, तो सेकंड सेट हमारा कोडोमेन कहलाता है। अब आप यहाँ पे बहुत ही क्लियरली ये बात देख पा रहे हो कि जो रेंज ऑफ द फंक्शन है और हमारा जो कोडोमेन है वो एग्जैक्टली इक्वल है। तो किसी भी फंक्शन के ऑन टू होने के लिए रेंज ऑफ द फंक्शन और कोडोमेन दोनों को सेम होना पड़ेगा। अगर सेम हो जाती है तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाता है। और 1:1 की अगर मैपिंग है, यानी x की एक वैल्यू के लिए y भी एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिफरेंट वैल्यू के लिए x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y एक हो जाए। मतलब कुछ इस तरीके से मैपिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये 1:1 की मैपिंग नहीं रहेगी, फिर ये मैनी वन हो जाएगी, मैनी वन। ठीक है, तो फिर ये 1 1 करस्पॉन्डेंस तो नहीं होगी। तो ये दो चीजों का होना जरूरी है। तो 1 1 को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका होता है हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो देखना जरा क्या होने वाला है। मैंने यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दी, क्या वो कर्व को एक से ज्यादा पॉइंटों पे काट रही है? बिल्कुल काट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y तो एक हो गया ना। अगर मैं इसको x1 और इसको x2 कहता हूं, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां से लेके यहां तक जो y1 आ रहा है ये, तो यानी कि मैपिंग पे अगर मैं इसको देखूं, तो x1 और x2 दो वैल्यू मेरे पास x की आई, लेकिन वो दोनों की दोनों वैल्यू किससे जुड़ गई? वो तो y से जुड़ गई ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन तो मैनी वन हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? Yes. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, तो फिर इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए उस दो शर्तों को उसको मानना पड़ेगा। फंक्शन का 1 1 होना बेहद जरूरी है, साथ ही साथ उसका ऑन टू होना जरूरी है। ऑन टू के बारे में हमने समझ लिया कि जो फंक्शन की रेंज है वही कोडोमेन होनी चाहिए। अगर हम इस फंक्शन को, यानी कि साइन एक्स को का इनवर्स अगर हम निकालना चाहते हैं, तो हमें करना क्या पड़ेगा? अब सवाल ये खड़ा हो जाता है। तो हमें इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा। अगर मैं इसकी डोमेन यहां से लेके यहां तक कंसीडर करूं, देखो इतना पार्ट मैंने कंसीडर किया, ठीक है, रेस्ट पार्ट को मैं हटा देता हूं। इसको मैंने हटा दिया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, हटा दो इसको। और इधर भी हटा देता हूं मैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे पास जो सॉलिड पार्ट बचा, यानी कि यहां से लेके और यहां तक बचा, इतना पोर्शन, ठीक है, जो मैंने थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश की। तो आप इसमें अगर हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करोगे, तो वो तो कर्व को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ना। कहीं भी ड्रॉ कर दो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कहीं भी।
क्या ये बात सही है? Yes. इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक एक्स के लिए एक और केवल एक ही आउटपुट मिलेगी, यानी कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलेगी। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन 1 1 हो गया। सिंपल है भाई, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट। इसका मतलब फंक्शन हमारा यहां से लेके यहां तक अगर हम इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड कर दें, यानी कि -π/2 से लेके और अगर π/2 तक के ही ग्राफ को कंसीडर किया जाए, तो इस ड्यूरेशन में, इस इंटरवल में हमारा फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है। और रही बात इसकी कोडोमेन की और रेंज की, तो कोडोमेन तो इसकी सेकंड सेट होता है ना, यानी y कहां से कहां तक जाएगा, और वही तो इसकी रेंज भी है। भाई x की कोई भी वैल्यू ले लो आप, y कहां से कहां झूलेगा, -1 से लेके 1 तक। और यहां से लेके यहां तक के इंटरवल में भी x को जो मर्जी आप वैल्यू ले लो, y कहां से कहां रहेगा, हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन हमारा 1 1 भी हो चुका है और ऑन टू भी हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि भाई हम यहां से लेके यहां तक भी तो कंसीडर कर सकते थे ना, ये वाला पार्ट बिल्कुल कर सकते थे। इतना पार्ट हम कंसीडर कर लेते, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक भी कंसीडर कर सकते थे, यहां से लेके यहां तक भी कंसीडर कर सकते थे, ऐसे ही लेफ्ट में कर सकते थे। तो इनफाइनाइट ब्रांचेज ऐसी मिलेंगी जहां आप इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड करके फंक्शन को 1 1 बना सकते हो। लेकिन हमने क्या देखा, हमने ओरिजिन के नियर अबाउट देखा कि क्या हम ओरिजिन के आसपास इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। तो हमने देखा यार, -1 से अगर -π/2 से लेकर अगर π/2 तक इस ग्राफ को कंसीडर किया जाए, तो ये 1 1 बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और ऑन टू तो ये है ही है। ठीक है, अब हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से रहा, और जो मैंने सॉलिड पार्ट आपको दिखाया था वो साइन का ग्राफ हुआ आफ्टर रेस्ट्रिक्शन ऑफ इट्स डोमेन। अब इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे वो हमें देखना होगा। ठीक है, चलो अब यहां पे मैं आपको सारे के सारे ग्राफ बना के दिखाता हूं, बेहद ही आसान हो जाएगा। और बस ये सिस्टम आपको याद रखना पड़ेगा, कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। मतलब हमने क्या किया यहाँ पे कि डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, दैट्स ऑल। सीक्वेंस कैसे याद रखनी है आपको, पहला है आपका y इज इक्वल टू, और हाँ जब हम इनवर्स निकालते हैं ना, तो जो हमारी डोमेन होती है वो हमारी रेंज बन जाती है, और जो हमारी रेंज थी वो हमारी डोमेन बन जाती है। यानी एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो, सफल कर दो आप बेसिकली। जो रेंज थी वो डोमेन, जो डोमेन थी वो रेंज। यानी एक्स की वैल्यू वाई पे चली जाएंगी, वाई की वैल्यू एक्स पे आ जाएगी, बस इतना होना है। तो पहला आप लिखो फर्स्ट, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब इनवर्स पे चले गए। दूसरा आप लिखो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। थर्ड आप लिखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। और फोर्थ आप लिखो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिफ्थ अब की बार क्या लिखने वाले हो आप, फिफ्थ आप लिखोगे कोसेक इनवर्स एक्स। बस ये सीक्वेंस अगर याद रहेगी तो कोई इश्यू नहीं है। और सिक्स्थ पे आप लिख दो सेक इनवर्स एक्स। ये ग्राफ बनाएंगे कैसे, देखो यहां पे आप जो ग्राफ बनाओगे उसकी ये दोनों एक्सिस ड्रॉ करो आप कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद वाला जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि एक लाइन हमारी होगी कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। तीसरा फिर से क्रॉस वाला सिस्टम कुछ इस तरीके से। उसके बाद
फिर परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से, फिर क्रॉस कुछ ऐसे, और फिर परपेंडिकुलर कुछ ऐसे। ये ड्रॉ करने के बाद अब देखो, ये तो जीरो है ही है, ये एक्स एक्सिस है ही है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये -1 1 और ये -1, इतनी ही डिस्टेंस पे इधर आप मार्क कर लो, ठीक है। यहां पे आपका आ जाएगा, ये जीरो है तो यहां पे कहीं ऊपर आएगा π/2 और नीचे आएगा -π/2, ये मार्क करो। यहाँ पे डॉटेड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना, ग्राफ इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। कुछ इस तरीके से, इधर भी कुछ ऐसा ही करो, ऐसे। अब यहाँ पे देखो, ये जीरो, यहाँ पे आएगा आपका π/2, ये वाली लाइन जो मैंने डॉटेड ड्रॉ करी, π/2, और ये पाई ऊपर वाली लाइन, ये हो जाएगी हमारी पाई, ये वाई एक्सिस। ये जीरो, यहाँ पे -π/2, ये π/2, ये तो जीरो है ही, ये आपका 1 और ये माइनस, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो डॉटेड, ग्राफ उससे बाहर नहीं जाना चाहिए आपका, कुछ ऐसा, ठीक है जी। यहाँ पे ये जीरो हो गया, यहाँ पे ये π/2 की लाइन, फिर ये पाई वाली लाइन, ये वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस। यहाँ पे आए ये जीरो, ये वाली लाइन आपकी -π/2 को रिप्रेजेंट करेगी, ये π/2 को करेगी। एक्स और वाई एक्सिस ये है ही है, ये आपका -1 और इधर हो जाएगा -1, ठीक है भाई। चलो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, ग्राफ इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये जीरो, यहाँ पे π/2 और ये पाई, चलो अब देखो, थोड़ी बहुत हिंदी की नॉलेज है आपको? देखो अगर मैं Yes. ऐसे लिखूं फल, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, फल, ऐसे लिखा जाएगा। तो इससे मतलब नहीं, इसको तो देते हैं हटा। जो हमारा कंसर्न है वो केवल और केवल फे से है, फे से। और फे में भी इसको देखो, केवल इतने पार्ट को, ये फिर अगर मैं इसका उल्टा बना दूं, इसका उल्टा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। Yes. इसके बाद आपका ये हो गया, फिर बस ऐसे ही चलता जाएगा। और अगर जैसे सुपरमैन टाइप का बनाना हो तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और फिर तो मैं बनाता चला जाऊंगा। मतलब कुल मिला के फे को पकड़ना है, इससे सारे ग्राफ बनेंगे। तो सबसे पहले साइन का देखते हैं। तो साइन में आपको उल्टा फे बनाना है, उल्टा फे। तो ये लाइन है हमारी π/2 की, ये -π/2। अब बनाने की कोशिश करते हैं कि उल्टा फे कैसे बनेगा। कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ
कैविटी होगी और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ लाइक दिस, ऐसा ऐसा। ठीक है, उल्टा फे। यहाँ पे सीधा फे बनाए अगर, तो -1 और वो वाली लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं, ये 1, ये -1, तो ये कुछ ऐसा, लाइक दिस, ऐसा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, सीधे वाला फे। ठीक है जी। अब देखो, आपने उल्टा फे बनाया, आपने सीधा फे बनाया, अब थोड़ा लेटा टाइप बना दो, लेटा हुआ फे, जैसे कुछ लाइक दिस। ऐसा सही नहीं बनाए, इसको थोड़ा सा ठीक से बनाओ, कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा कुछ आराम प्रस्थ जैसे होता है, कुछ इस तरीके से, ऐसा। इसमें ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा बोर्ड में चौक स्लिप कर दी तो व्हाइट का इस्तेमाल कर लेते हैं, चलिए ऐसा, तो सुपरमैन टाइप। इसमें ध्यान ये करना है आपको कि जो साइन 90 होता है ना, वो तो नॉट डिफाइंड होता है ना, या नहीं? Yes, sir. तो ये इस लाइन को, जो आपका ग्राफ है ना, वो टच नहीं करेगा, ध्यान रखना, इस डॉटेड लाइन को टच नहीं करेगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, बस ये बात ध्यान रखनी है। भाई 1090 तो नॉट डिफाइंड होता है ना, इसलिए तो उसको टच नहीं करेगा। अब जहां से ये खत्म हुआ वहां से 10 का शुरू होगा, तो कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जस्ट इसकी मिरर इमेज कह सकते हो आप, तो इसको भी पैरेलल बना दो, यानी कि जहां 10 खत्म हुआ वहीं कोट शुरू हुआ। समझ आ रहा है ना आपको? Yes, sir. तो ये हो गया। अब ये देखो, इसको टच नहीं करेगा जीरो, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कोट क्या होता है, 1/10 होता है ना, और 10 0 0 होता है, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए जीरो वाली लाइन को टच नहीं करेगा। और 10n पाई, यानी 10 पाई की वैल्यू फिर से जीरो होती है, तो उसको भी टच नहीं करेगा, तो पैरेलल हो जाएगा, यानी इधर प्रोसीड कर जाएगा और इधर प्रोसीड कर जाएगा, पैरेलल हो जाएगा कुल मिला के। ठीक है, अब बात करें अगर कोसेक की, तो कोसेक को कैसे बनाए, साइन का उल्टा होता है, ये बात तो सही है। तो पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ पे साइन का ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि साइन का ग्राफ, साइन इनवर्स का हम ग्राफ बना देते हैं, कुछ हल्के से हाथ से बना दो, मतलब इसको रब करना है एक्चुअली। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई दिया। और चूंकि कोसेक इनवर्स साइन का उल्टा होता है, तो यहां पे देखो, यहां पे ये यहां आ गया, अब यहां से वो उल्टा शुरू होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से शुरू होगा, और इसको टच नहीं करेगा जीरो वाली लाइन को। क्यों नहीं करेगा, समझ गए होंगे आप? क्योंकि जो कोसेक होता है ना, कोसेक जो होता है वो तो साइन का उल्टा One होता by है ना, six. और साइन 0 0 होता है, इसलिए जीरो वाली लाइन को टच नहीं करेगा, तो यहां से उल्टा शुरू हो जाएगा, और यहां से भी उल्टा शुरू हो जाएगा, लाइक दिस, ऐसा, ऐसा हो जाएगा, टच नहीं करेगा, बस ये बात ध्यान रखना। और इस वाले पार्ट को डिलीट कर दो, इसका कोई लेना देना रहा नहीं। ठीक, तो भाई यहां तक गया, यहां तक गया, और यहां से शुरू हुआ। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब यहां पे देखते हैं कोसेक का। अब कोसेक में क्या करो, सबसे पहले आप कोस का ग्राफ बनाओ, तो ये आपका 1 हो गया, ये -1 हो गया, और ये वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, तो इसमें पहले कोस का ग्राफ बनाओ। कोस का ग्राफ तो उल्टा फे होता है, उल्टा फे, नहीं नहीं सीधा फे होता है, सॉरी,
साइन में होता है उल्टा पे, तो कुछ इस तरीके से होगा, टच नहीं करेगा इसको, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बना दिया हमने, कुछ लाइक दिस। ठीक है, चलो अब यहां से क्या होगा, यहां इधर आ रहा था तो इसका उल्टा जाना पड़ेगा इसको, कुछ इस तरीके से, और इस लाइन को ये टच नहीं करेगा। आपको पता है कि cos 90 0 होता है और sec cos का रेसिप्रोकल। इसी तरीके से यहां से ये क्या करेगा, इधर टर्न मार जाएगा, उल्टा टर्न मार जाएगा, कुछ इस तरीके से, लेकिन π/2 वाली लाइन को टच नहीं करेगा। यहां थोड़ा सा कंजेस्टेड हुआ, कोई इश्यू नहीं है, इसको हटा दो, कोस वाले को, इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा। चलो, तो ये आपका फाइनल ग्राफ बन गया। ठीक है, ये इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, कोस 0 चूंकि 1 होता है। ठीक है ना, ओके। अब चलो डोमेन और रेंज की भी बात कर लें, डोमेन और रेंज की भी बात करें, एक एक करके समझते हैं। यहां पे बताओ, डोमेन कैसे ढूंढोगे? डोमेन का मतलब सर ये एक्स है की कि वैल्यू। एक्स एक्स का कितना हिस्सा इसने यूज किया ग्राफ में, वो डोमेन में आ जाएगा। रेंज की अगर हम बात करें तो वाई का कितना हिस्सा कवर किया ग्राफ ने, वो रेंज में आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक है एकदम। तो आप ये मुझे ये बताओ कि इसने एक्स एक्सिस का, यानी कि डोमेन की अगर मैं बात करूं, तो एक्स एक्सिस को कितना कवर किया, -1 से लेके 1 तक, ये बात सही है? यस सर। चलो, यही अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज ऑफ द फंक्शन की, तो वाई को कितना कवर किया है, -π/2 से लेके π/2 तक। भाई वाई का जो पोर्शन ग्राफ ने ऑक्यूपाई किया वही तो रेंज है। रेंज का मतलब वाई, डोमेन का मतलब एक्स। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर क्लियर। चलो अब आप आ जाओ कोस पे, इसकी डोमेन देख लेते हैं। डोमेन देखो, एक्स का जो हिस्सा इसने यूज किया ग्राफ ने, -1 से लेके और कहां तक, 1 तक। -1 से लेके 1 तक, और चूंकि दोनों इन्वॉल्व हैं इसलिए क्लोज इंटरवल। बात यहां रेंज की अगर करें, तो भाई रेंज कहां से कहां गया बताओ, 0 से लेके पाई तक, यस और नो? यस सर। ठीक है, 0 से लेके पाई तक। चलो tan इनवर्स पे आ जाते हैं। चलो tan इनवर्स में बताओ डोमेन। भाई इसने तो पूरी एक्स एक्सिस को यूज कर लिया ना, ये तो ऐसे पैरेलल चला गया ना, ऐसे देख पा रहे हो? ये यस सर। इधर मैंने एरो इसीलिए बनाई, तो आर, या फिर -∞ से +∞, सही बात है, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, एक ही तो बात। यस। चलो डोमेन पे रेंज पे आ जाओ। रेंज बताओ, वाई एक्सिस का कितना पार्ट यूज किया, बोलो? सर -π/2 से π/2 वो ओपन है। लेकिन π/2 को टच नहीं किया, समझ रहे हो? यस सर। इसलिए ओपन इंटरवल, -π/2 पे भी ओपन लगेगा, π/2 पे भी ओपन लगेगा, क्योंकि π/2 वाली लाइन को टच ही नहीं कर रहा ग्राफ। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहां पे आगे इसके लिए कोट इनवर्स के लिए। चलो डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन का जहां तक सवाल है, पूरी एक्स एक्सिस को कवर कर लिया, इधर भी फैल गया, इधर भी फैल गया, ऐसे। तो फिर से आर, अब इसकी रेंज की बात बताओ। रेंज आपको 0 से लेके कहां तक नजर आ रही है? सर पाई। पाई तक, सही बात है। ओपन। क्या 0 को टच किया? नहीं किया। क्या पाई को टच किया? नहीं किया। बात समझ आ रही है आपको? यस। अब आगे बढ़ते हैं। अब कोसेक इनवर्स पे आ जाओ जरा। देखो कोसेक का ग्राफ ये है, इतना इतना ग्राफ है, ये इधर चला जाएगा, ये ये ग्राफ है,
अब देखो माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है ग्राफ, कहां तक गया, कहां तक गया, -1 तक। तो मान डोमेन की अगर मैं बात करूं तो भाई माइनस इन्फिनिटी से लेके और -1 तक यूनियन, और कहां तक, 1 से लेके, देखो ध्यान से, इंफिनिटी। ये था और ये था, 1 से लेके और कहां तक ग्राफ का हिस्सा यूज किया, प्लस इन्फिनिटी तक। तो 1 से लेके कहां तक गया, प्लस इन्फिनिटी तक। या इसको लिखने का एक और तरीका भी है, क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई पूरी नंबर लाइन को कवर कर ले, लेकिन लेकिन इतना पार्ट तो ये कवर ही नहीं कर रहा ना, -1 से लेके 1 के बीच में तो ग्राफ ही नहीं है। देखो यहां से लेके यहां तक कोई ग्राफ नहीं है, यहां से ग्राफ शुरू हुआ है, ये तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये तो उसका है, सीकेंट का, उसको छोड़ देते हैं। तो यहां से इधर की तरफ मुड़ जाता है और यहां से इधर की तरफ, यानी कि पूरी एक्स एक्सिस को कवर तो किया, लेकिन -1 से 1 के बीच में ग्राफ ही नहीं है। तो इसको मैं निकाल देता हूं, इसको मैं निकाल देता हूं। तो -1 से 1 के बीच में ग्राफ है ही नहीं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसकी रेंज बता दो जरा, वाई एक्सिस को कितना कवर किया इसने, ये बताओ। तो पहले -π/2 से 0 था। पूरा एक साथ लिख देंगे ना। देखो यस। -π/2 से π/2 तक तो वो कवर किया, लेकिन 0 को छोड़ दिया। क्लियर है? यानी यस। कि इसका मतलब ये हो गया कि -π/2 से π/2 तक गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन 0 को छोड़ते हुए, 0 को छोड़ते हुए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? या इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या, बताओ। -π/2 से लेके 0 तक, यूनियन 0 से लेके और +π/2। क्लियर है ना सब कुछ? यस सर। ठीक है, अब इसमें कुछ दो चार चीजें और देख लेते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या हमारा ग्राफ, सभी ग्राफ की बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। अगर लेफ्ट टू राइट जाने में, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ने में हमारी y की वैल्यू बढ़ती है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जाने में अगर y अप्रिशिएट करता हो तो इंक्रीजिंग, और अगर डिक्रीज करता है तो डिक्रीजिंग। तो y की वैल्यू देख लेते हैं। यहां पे देखो हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़े तो क्या ग्राफ ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है? ध्यान से देखो, यस सर। तो इसका मतलब क्या, इंक्रीजिंग, बताओ। यस सर। ठीक है, इसमें आ जाओ, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राफ जैसे जैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है क्या? यस सर। डिक्रीज। तो डिक्रीजिंग हो गया। चलो यहां पे आ जाओ, तो लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? ग्राफ तो ऊपर उठ रहा है, फिर इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है। यहां पे बताओ, कोट का बताओ, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ग्राफ तो डिक्रीज कर रहा है डिक्रीज। दोस्त। चलिए, तो ये तो डिक्रीजिंग हो गया भाई। यहां पे आ जाओ, देखो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, और फिर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, फिर भी ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो डिक्रीजिंग, ये भी डिक्रीजिंग। सीकेंट का बताओ, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़े, ग्राफ ऊपर उठना शुरू हो गया। यहां पे देखो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़े तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है,
इसका मतलब इंक्रीजिंग। yes, यहाँ पे मुझे कुछ चीज कॉमन नजर आ रही है। क्या कॉमन नजर आ रही है? कोस इनवर्स का ग्राफ डिक्रीजिंग, कोट का ग्राफ डिक्रीजिंग, कोसेक का ग्राफ डिक्रीजिंग। और क्या ये बात सही नहीं है कि तीनों कोस, कोट और कोसेक सी से शुरू होते हैं? yes, इसका मतलब सी से शुरू होने वाले आईटीएफ का ग्राफ हमेशा हमेशा डिक्रीजिंग होगा, हमेशा डिक्रीजिंग होगा। तो ये कंक्लूजन निकल गया। चलिए, अब आप मुझे ये बताओ, सर सीकेंट का डोमेन और रेंज लिखा, सीकेंट का, डोमेन हाँ, और रेंज में लिखा। कोस इनवर्स की बात कर रहे हो ना? सर सीकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स पे आगे बताओ, इसमें क्या है? सर उसका नहीं लिखा अभी डोमेन और, उसका फिर से बोलो। सर उसका डोमेन और रेंज नहीं लिखा। लिखा तो है, यहाँ पे नहीं लिखा। देखो यानी कितने लिखे हमने, कोसेक, 1, 2, 3, 4, 5। ओके ओके, वो थोड़ा स्पेस उधर फिर मेरे ख्याल से कैमरा कैप्चर नहीं करेगा। आप लिख पाओगे इधर? बताओ, चलो आप ही बताओ। ये रहा आपका सीकेंट। यहाँ पे मैं लिखूंगा तो कैमरे का फोकस आउट हो जाएगा और कवर ही नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे और बातें भी लिखनी, इसके ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। चलो डोमेन बताओ। ये है सीकेंट आपका, ये रहा सीकेंट। और इसका ग्राफ जो है ये है -इंफिनिटी से -1। लिखा तो था मैंने ये कोसीकेंट का, किसी का एक का मिसिंग हो गया ना, इसी का मिसिंग हुआ है ना? यस, चलो इसका बताओ। इसका सीधा ऐसा कर लेते हैं ना, यहां से लेके और यहां तक तो ग्राफ ही नहीं है ना, बात ही खत्म। छोटे में लिख देते हैं, तो R माइनस ये हो गया आपका -1 से 1, इसके बीच में कोई ग्राफ ही नहीं है, तो ये डोमेन होगी। देखो यहां से लेके और यहां तक इतने पार्ट में कोई ग्राफ ही नहीं है, खत्म। ये है इधर, यहां से -1 से, और फिर है 1 से, 1 से उधर गया और -1 से इधर की तरफ गया, तो बीच का पोर्शन खाली। अच्छा चलो इसकी रेंज बता दो। रेंज में क्या बोलो? 0 से पाई और 0 से पाई, -3। हाँ, 0 से पाई। और क्या नहीं है? 0 -π/2। ये तो पाई आपका क्या है, π/2 वाली लाइन है ना। sin 90 0 होता है ना दोस्त, या नहीं? यस, हाँ, तो वो हटा दिया बस। और इंक्रीजिंग तो है ही है, इंक्रीजिंग तो है ही है। चलो अब मुझे ये बताओ, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? कहीं से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? नो सर, कंटिन्यूअस कहाँ है? इन इट्स डोमेन। कहाँ कंटिन्यूअस है? अपनी डोमेन के अंदर। क्या ये कंटिन्यूअस है? यस, अपनी डोमेन के अंदर। क्या ये कंटिन्यूअस है? यस, अपनी डोमेन के अंदर। क्या ये कंटिन्यूअस है? यस, अपनी डोमेन के अंदर। अब इसका बताओ, क्या कहोगे नो इसके सर, बारे में? बीच में, अरे बीच में मिसिंग है। ना 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 ना, नो 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 नो, कंटिन्यूअस है अपनी डोमेन में। भाई डोमेन में ये हिस्सा तो आता ही नहीं, तो एक्स की ये वैल्यू तो आप ले ही नहीं सकते। अगर आपको कोई ये कहता है कि कोसेक इनवर्स 0 की वैल्यू बताओ, तो वो तो उसकी डोमेन का पार्ट ही नहीं है, वो तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना। मेरी यस, बात समझ आ रही है आपको? हाँ,
तो अपनी डोमेन में तो कंटिन्यूअस है ना, इसकी डोमेन चेक कर लो, वो लिखी थी, इसकी डोमेन ये रही भाई, -1 से लेके 1 के बीच की वैल्यू को तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर आपको कोई कहता भी है कि भैया इसकी कोसेक 1/2 की वैल्यू बता दो, है ना, तो 1/2 तो इसकी डोमेन में ही नहीं आएगा। यस -1 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना, ये सवाल ही है, समझ रहे हो यस बात ये। इसी तरीके से वो तो कंटिन्यूअस है अपनी डोमेन के अंदर। तो इससे किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जितने भी हमारे आईटीएफ हैं वो सब कंटिन्यूअस हैं अपनी अपनी डोमेन के अंदर। अच्छा चलो, अब आप मुझे ये बताओ कि ये फंक्शन इवन है कि ओड है? इवन है कि ओड है? देखो, इवन फंक्शन का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है आइडेंटिफाई करने का? इवन फंक्शन का तरीका ये होता है कि अगर कोई भी कर्व वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि मिरर इमेज ले रहा है, तब तो इवन है। और अगर वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, ओरिजिन के अबाउट, तो वो ओड है। ओ से ओरिजिन और वाई एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिकल है तो इवन है। मतलब अब ये देखो क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है? भाई अगर सिमेट्रिकल होता तो इसका ग्राफ ऐसा दिखता ना, जैसा इधर बन रहा है वैसा ही इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बनती इधर की तरफ, या नहीं? यस सर तो इसका मतलब ये इवन तो है नहीं। अब यहां से इवन तो है नहीं, नॉट इवन, इवन फंक्शन तो ये है नहीं। और अगर ये इवन नहीं है तो इसका मतलब क्या कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा ना इसका? बोलो हाँ है ना? यस भाई देखो, अगर हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स है, ध्यान से समझना, कोई भी फंक्शन हो और हम उसके अंदर x को रिप्लेस कर दें -x से और फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, फंक्शन वही रहे जो पहले था, तभी तो वो इवन कहलाता है ना? क्यों? यस तो इसका मतलब साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, इसका माइनस बाहर। ओड के बारे में देख लेते हैं। अगर ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस चले तो एक पॉइंट मिला, एक पॉइंट मिला, और अगर उतनी ही डिस्टेंस बैकवर्ड डायरेक्शन में चले तो भी एक पॉइंट मिला। तो ओरिजिन से आगे की तरफ बढ़ने पे और ओरिजिन से पीछे की तरफ बढ़ने पे, ठीक है, अगर हमें सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने पे अगर हमें कोई पॉइंट मिलता है तो फंक्शन हमारा ओड होता है। तो इसका मतलब ये ओड फंक्शन है, इवन तो है नहीं। और जब, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि जब फंक्शन इवन नहीं है तो मैक्सिमम केसेस में वो ओड हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शन ओड है, तो इसको एक परमानेंट डेफिनेशन मत मानना कि इवन नहीं है तो ओड होगा ना, ऐसा नहीं होता। कई बार फंक्शन इवन ओड होता ही नहीं, ना इवन है ना ओड है। यहाँ पे आ जाओ, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल तो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इवन तो नहीं है, नॉट इवन। अब देखने में लगता है ना कि इवन है, कोस माइनस कोस, लेकिन ये इनवर्स है। ये भी गलती करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस माइनस साइन को खा जाता है, लेकिन इनवर्स के साथ ऐसा नहीं है। ये बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो इवन तो है नहीं है, ठीक है। एक्स ओरिजिन से इधर चले तो पॉइंट मिला, लेकिन यही बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने पे तो कोई पॉइंट ही नहीं मिला। इसका मतलब ना तो ये इवन है और ना ही ये ओड है। ये बात समझ आई आपको? यस सर ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है? नो, यानी कि इवन तो नहीं है, नॉट इवन। और जब ये इवन नहीं है तो इसका मतलब एक फॉर्मूला तो यहां से ही मिल गया कि tan इनवर्स -x इज इक्वल टू, माइनस बाहर आ जाएगा tan इनवर्स x। ओके, ओरिजिन से इधर गए एक पॉइंट मिला, पीछे गए तो भी एक पॉइंट मिला, तो ओड तो हो ही गया, इवन तो नहीं है लेकिन ओड है। चलो,
ओड है जब ये रिजल्ट आ रहा है। यहां पे देख लेते हैं इसके बारे में क्या कहोगे। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब इवन तो नहीं है, नॉट इवन। ओरिजिन से इधर गए एक पॉइंट मिला, लेकिन पीछे गए तो कोई पॉइंट नहीं मिला, तो इसका मतलब ना ये ओड है, ना इवन है, और ना ही ओड है। ठीक है। यहां पे आ जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं। यहां पे देखो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल तो नहीं है, इसका मतलब इवन तो नहीं है, नॉट इवन, इवन तो नहीं है। ओरिजिन से इधर गए एक पॉइंट मिला, उतनी ही डिस्टेंस पीछे गए फिर एक पॉइंट मिला, इसका मतलब ओड है ये। और अगर ये फंक्शन ओड है तो इसका मतलब क्या, कोसेक इनवर्स, मेरे ख्याल से दिखाई देना बंद हो गया होगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। एक बार चेक करना पड़ेगा, फिलहाल तो दिख रहा है, यस लेकिन थोड़ा सा कट रहा नीचे। है। हाँ, चलो कोई बात नहीं है। मतलब ये भी हमारा जो फंक्शन है वो ओड है, तो माइनस बाहर फेंक देगा। अब आ जाओ सेक इनवर्स पे। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल तो नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे लिख देता हूं कि भाई ये इवन तो नहीं है। ओरिजिन से इधर गए कुछ नहीं मिला, तो ओड भी नहीं है, ओड भी नहीं, ये भी बात होगी हमारी। चलो अब आप ये देखो कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ऑब्वियसली सारे के सारे फंक्शन कंटिन्यूअस है अपनी डोमेन में, लेकिन कंटिन्यूटी की बात कहां करते हैं हम हमेशा, एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो, डोमेन। हमेशा डोमेन में करते हैं, ये बात ध्यान रखना। किसी भी फंक्शन की अगर कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो उसकी डोमेन में करेंगे, कंटिन्यूटी मतलब उसकी डोमेन की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये बताओ। क्या आपको कहीं शार्प एज दिख रही है, ऐसा ऐसा ग्राफ दिख रहा है कहीं, ऐसा चोंच वाला, या कहीं ऐसा दिख रहा है, ऐसा चोंच वाला, यहां से यहां पे नहीं ना, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है। यहां पे देखो कोई शार्प कॉर्नर दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, नो। तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल है। इसमें कोई शार्प कॉर्नर नहीं है, डिफरेंशिएबल होगा। अगर शार्प कॉर्नर आ जाए तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डेरिवेटिव का मतलब होता है एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट, और अगर शार्प कॉर्नर बन जाए तो इस पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इसलिए डीवाई अपॉन डीएक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है ना। यहां पे भी कोई शार्प कॉर्नर नहीं है, इसका मतलब ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा, मैं ऐसे टिक कर देता हूं। सेम कहानी यहां पे भी है, सबके साथ है। चलो तो ये भी डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए, लगभग 6 पॉइंट थे। हमने बात करी डोमेन की, हमने बात करी रेंज की, हमने बात करी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी कि मोनोटोनोसिटी की, हमने कंटिन्यूटी की बात करी, इवन और ऑड की बात करी, ठीक है। तो 6 पॉइंट हमने सब में कवर किए, तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा एंटायर सिनेरियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्या कहना है आपका। यस सर। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यह है कि फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, फुल एंड फुल जानकारी। देखो साइन कोस और टेन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कोट का करोगे ना सिस्टम, कोट का करोगे तो कोट के बारे में ये जान लो कि डोमेन तो वही रहती है, पूरी एक्स एक्सिस कवर होती है, लेकिन जब रेंज की बात करेंगे तो चूंकि कोट टेन का रेसिप्रोकल होता है और टेन 0 0 और टेन पाई भी 0 होता है, तो 0 से पाई, यहां पे देखो ध्यान से, 0 से पाई पे ओपन इंटरवल लगा है, तो उसको ये नहीं लेगा। इसी तरीके से वो वैल्यू जहां जिसका जो रेसिप्रोकल है उसको बस डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, बस इतना हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो समझ आ रहा है आपको। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें।
अब यहाँ पे कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। 3 फॉर्मूले तो ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके थे अभी अभी हाल फिलहाल में। देखो, सबसे पहले है आपका साइन, मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स ही लिख देता हूँ। चलो, फिर नेक्स्ट है हमारा कोस इनवर्स एक्स, फिर है टेन इनवर्स एक्स। तो आज केवल 3 की ही बात करेंगे। यहाँ पे अगर हमारी इसकी पहले हम ले लेते हैं डोमेन और फिर ले लेते हैं रेंज। तो ये तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, उसके बाद हम लिखने वाले हैं रेंज ऑफ द फंक्शन, और ये बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। तो डोमेन क्या होने वाली है इसकी, क्या होने वाली है, -1 से 1, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगी, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, ठीक। चलो, कोस इनवर्स की अगर हम बात करें तो इसकी डोमेन तो यही रहेगी जो साइन की है, लेकिन इसकी जो रेंज है ना वो 0 से पाई हो जाती है, 0 से पाई। टेन इनवर्स की बात करें तो इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है, पूरी एक्स एक्सिस को कवर करता है। लेकिन इसकी जो रेंज है वो है हमारी ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, क्योंकि π/2 को ये टच नहीं करता है टेन इनवर्स का ग्राफ, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। और ये हमारी कहलाती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस बन सकती थी, यानी कि बहुत सारा हमारी डोमेन को हम रेस्ट्रिक्टेड कर सकते थे डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स के लिए। तो जो ओरिजिन के पास थी बस वही हमने कंसीडर की, और वो कहलाती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या सिंपली प्रिंसिपल रेंज आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। 3 फॉर्मूले इससे रिलेटेड जो अभी अभी हमने स्टडी किए, चूंकि ये फंक्शन दे रहा था हमें साइन इनवर्स -x, इसका रिजल्ट था -sin इनवर्स x, यानी इसका माइनस बाहर आ जाता है। दूसरा हमने देखा tan इनवर्स -x का केस, इसने भी माइनस को बाहर फेंक दिया था। और तीसरा हमने देखा कोसेक इनवर्स -x, इसने भी माइनस को बाहर फेंक दिया था। बचे हुए 3 ITF के बारे में, अगर कोस इनवर्स -x हो जाए तो ये तो ना इवन है ना ओड है, तो इसको ओपन करने का तरीका होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। अगर कहीं आपको मिल जाए सेक इनवर्स -x, तो इसको भी ओपन करने का तरीका होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। लास्ट है हमारा कोट इनवर्स -x, और ये भी ओपन होगा पाई माइनस कोट इनवर्स x। ये तो ये 6 फॉर्मूले हमें याद रखने होंगे। इनके एडिशन में 3 कॉम्बिनेशन भी है हमारे पास, उनको भी मैं यहाँ पे राइट डाउन करूंगा। पहला है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, रिजल्ट इज π/2। सेकंड है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, और इसका रिजल्ट भी है π/2। लास्ट है हमारा सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, और इसका रिजल्ट भी है π/2। तो 3 ही अच्छे से याद करने हैं। तरीका क्या है, कॉम्बिनेशन याद रखो भाई, साइन इनवर्स का कोस इनवर्स है, बीच में प्लस होना चाहिए, जो वैल्यू यहां पे रखी हुई है वही वैल्यू यहां होनी चाहिए, ध्यान रखना। tan का कोट का कॉम्बिनेशन,
बीच में प्लस, जो वैल्यू यहां पे है वही वैल्यू यहां पे होनी चाहिए। सेक का कोसेक के साथ कॉम्बिनेशन, बीच में प्लस, जो वैल्यू यहां पे रखी हुई है वही वैल्यू इसके साथ भी होनी चाहिए। तो रिजल्ट हमारा तीनों का ही हो जाता है π/2। आखिरी बात, और आखिरी बात यह है कि जो हमारा आईटीएफ होता है ना, आईटीएफ हमें क्या देता है, उसकी आउटपुट क्या होती है, उसकी आउटपुट एक एंगल होती है, एंगल। और इनपुट क्या होती है, इनपुट कोई वैल्यू होती है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसकी आउटपुट क्या होती है, उसकी आउटपुट कोई वैल्यू होती है। तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू शब्द का इस्तेमाल कर रहा था कि जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो रिजल्ट हमारा हो जाता है π/2। तो आईटीएफ हमारे को एंगल प्रोवाइड करता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है। एक तो ये बात है। दूसरा, आपको ये चीज, इस चीज की जानकारी होना बेहद जरूरी है कि दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं आईटीएफ के ऊपर। आईटीएफ के ऊपर दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन बनता है कि अगर बाहर आईटीएफ है और अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो समझ लो खुशियां ही खुशियां, तो समझ लो खुशियां ही खुशियां। तो 95% इसी पे फ्रेम होते हैं, 95% क्वेश्चन तो इसी पे फ्रेम होते हैं। दूसरा, अगर टीएफ बाहर है यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और अंदर आईटीएफ रखा हुआ है तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, विचार करना पड़ेगा क्योंकि गलती हो सकती है। और ऐसे क्वेश्चनों की संख्या 5% होती है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में भी कैलकुलेट होते हैं, ये इजी लेवल में कैलकुलेट होते हैं। तो आज के इस लेक्चर को मैं यही खत्म करता हूं, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।